हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हमारा ये जो है तीसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया है। 17-18 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे ऐसा याद है इसलिए मैं लिख दिया। 15-16 भी हो सकता है, एक बार लास्ट में देखेंगे। ठीक है, यह प्रश्न जो पूछा गया है उसमें आप कांस्टेंट को देख लो। कांस्टेंट कैसा है, एलपीपी ही सॉल्व करना है, आप सभी को पता है। सॉल्व द ग्राफिकली द फॉलोइंग एलपीपी विच इज़ मिनिमम जेड इक्वल टू क्या, 2x1 प्लस में 5x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। पहला कांस्टेंट आप लोग को दिख रहा है, पहला कांस्टेंट कैसा, -3x1 प्लस में 4x2 लेस देन इक्वल टू 24। ठीक है, फिर 2x1 माइनस में x2 इज ग्रेटर देन -4, 2x1 प्लस में 3x2 इज ग्रेटर देन 12। x1 जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, वो क्या है, किस प्रकार से होगा, कितना लिख सकते हो उसको। हालांकि हर चीज़ को इक्वलिटी में ही लिखना है, तो डरने का नहीं, लेस देन हो या इक्वल टू हो, आप लिखोगे जैसा ग्राफ बनाओगे उसमें जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हर चीज़ बनाना है। वो क्या है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि x1 का वैल्यू जो है 15 से अधिक नहीं लेके जाना है, और x2 का वैल्यू जो है 3 या 3 से अधिक माना जाएगा। ठीक है, चलो समझिएगा, ये कौन सा एक्सिस, x1 एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस, x2 एक्सिस। ठीक है, नामकरण करेंगे तो थोड़ा छोड़ के करते हैं। ये 2 और ये 4 और ये 6 और ये 8 और ये 10। ठीक है, ऊपर वाला होता तो ये 12 बनता। ठीक है, ये x2 है, फिर यहाँ पर 2, 4, 6, 8, आइए स्वागत है, 10 के बाद ये जो है 12 और ये जो है 14। ये हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अभी तो हमने ग्राफ को वो नहीं किया है ना, अभी खाली हम बना के रखे हैं, ग्राफ को हम ड्रा करेंगे। अभी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब जितने भी कांस्टेंट हो फर्क नहीं पड़ता है, डरने का नहीं। सबसे पहले आप लोग को सबको क्या करना है, इक्वलिटी में चेंज करना है। जो ग्राफ दिया जो एलपीपी दिया है, मिनिमम जेड को आप जैसा का तैसा रखना है, या मैक्सिमम जेड को जैसा का तैसा रखना है, और शुरुआत करना है आप लोग को कांस्टेंट से। स्टेप नंबर फर्स्ट सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर आप थ्योरी लिखेंगे। कौन सा थ्योरी, कन्वर्टिंग द ऑल कांस्टेंट्स या इनइक्वलिटी टू इक्वलिटी, ऐसे करके थ्योरी लिखोगे। ये थ्योरी लिख के ये जो है भरना है, जो पहला क्वेश्चन में जैसे लिखे थे वैसा हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सबको 1 2 3 नाम दे देना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ से सॉल्व करने का कोशिश करना है, अपना दिमाग चलाना है, और दिमाग ऐसे चलाने से काम जल्दी बनता है। और मैंने भर दिया है वहाँ, देखो क्या किया मैंने। ठीक है, आप अभी आए हो, देख लो अर्चना, ये एलपीपी तो आप समझ चुके थे। एलपीपी को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। हमने कल 2 क्वेश्चन बनाया था, आज तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, और कल हमने कोई वहाँ पर भाषण नहीं दिया था, सीधा क्वेश्चन बनाया था, और वही काम करेंगे हम लोग सीधा एलपीपी में। सभी पहला स्टेप में क्या है, सभी इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है, इक्वेशन बन जाएगा। एक स्टेप याद हो गया आपको। अब यहाँ से ग्राफ ड्रा करना है, हर इक्वेशन का अपना क्या होगा, लाइन होगा, उस लाइन को ड्रा करना है। और लाइन ड्रा करेंगे, वहाँ से सब साइड से कट के जो एक रीजन आएगा, जिसमें 4-5 कांस्टेंट होंगे, वो जो क्षेत्र होगा वो हमारा क्या होगा, फिजिबल रीजन होता है। तो पहले लाइन तो ड्रा कर लें, फिर फिजिबल रीजन बाद में बात करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, इससे हम पहले वैल्यू निकालेंगे, x1 की या x2 की, जो भी वैल्यू, जिसका वैल्यू निकाल सको। मुझे ये पसंद है ऐसे करना। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो 24 प्लस में 3x1/4 आ जाएगा। x2 का वैल्यू दिख रहा है डायरेक्ट। अब सोचो भाई, क्या मैं सबसे पहले मैं बोला हूँ, सबसे पहले क्या रख के देखना है, 0। किसको 0 रखना है, इधर वाले को, तो इधर वाला वैल्यू आएगा। लेकिन 0 रखते वक्त ये ध्यान रखना है, निगेटिव नहीं आना चाहिए आंसर। अगर किसी में 0 रख रहे हो, निगेटिव आ रहा है तो गड़बड़ है फिर, है ना। जैसे ये सामने में रहता और -24 रहता, आंसर निगेटिव आता। ये प्लस रहता, सामने रहता, ये माइनस रहता, मान लो
तो पीछे रहता, और 0 रखने से क्या आ जाता, -24/4 विच इज़ -6, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होते, निगेटिव नहीं होते। एलपीपी का चौथा कंडीशन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रक्शन। ओके, तो ये बात एकदम सिंपल सी है, तो ये हमने लिख दिया फिर से। और कल जैसे कि कंफ्यूज हुए भी रहे होंगे तो आज फिर से अपना दिमाग को एकदम ठीक ठाक कर लो और ये सब चीज़ को फिर से समझो। ये बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉन्स्टेंट है। कल छोटा क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन बनाए थे, और -2 उसका आंसर सही है 100%। ठीक है, कल हम बोल रहे थे ना कि अलग आंसर आया था करके, वो गलती रहा होगा। ठीक है, -2 जो निकाले थे आंसर वो सही था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 रखा बेटा, 24/4 मतलब कितना हो जाएगा, किसको 0 रखा भाई, x1 को 0 रखा, तो इसका वैल्यू 6 आएगा। अगर मैं इस बेचारे को 1 रखता हूँ, अरे 1 रख दूंगा तो 3 और 24 मिला के 27 होता है, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता। आएगा भी तो पॉइंट में आएगा, जो कि खोजना मुश्किल हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा खोजने में, कहाँ आएगा। तो हमको इंटीजर वैल्यू मिलना चाहिए तो अच्छा लगेगा, ताकि हम लाइन ड्रा कर पाएँ। हमको लाइन ड्रा करने से मतलब ना, ये बात समझ आ रहा है। तो क्या बच्चों, आप यहाँ पर 4 रख दोगे, 4 तिया 12, 12 भी 4 से डिवाइड होता है। अगर 2 भी रखे होते 6 कभी 4 से डिवाइड नहीं होता। तो डिवाइड जो है 2 का प्लस तब डिवाइड होता है जब दोनों डिवाइड हो, तब पूरा डिवाइड होता है। तो 2 रखेंगे तो क्या बनता है, 6 डिवाइड नहीं होता 4 से, और 3 रखते हैं तो 9, बिल्कुल 9 डिवाइड नहीं होता, तो एडिशन कैसे डिवाइड होगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 तिया 12, ऊपर में यहाँ पर 12, 12 और 24, 12 भी डिवाइड होता है 4 से, 24 भी डिवाइड होता है, इसलिए सब चीज़ डिवाइड होगा। तो 12 और 24 को मिला के कितना बनेगा, 36 है। और 36 जो है 4 से डिवाइड होता है, 4 9 36, तो हमने 9 लिखा है कि नहीं। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आया 9। आप इसको ड्रा कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो वहाँ ड्रा करना चालू कर सकते हो। चलो ड्रा कर ही देते हैं तो अच्छा है। x का वैल्यू, x1 का वैल्यू 0, इस लाइन को x1 का वैल्यू 0 कहते हैं। और जब x1 का वैल्यू इस लाइन में 0 होगा, y का वैल्यू इस लाइन में 0 होगा, मानते हैं ऐसा, है ना। y ऐसे ऊपर बढ़ता है और x ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखो ना जी, ये 6 वाला पॉइंट है, ये ध्यान में रखो, इसको ऐसा डार्क कर दो। ये पहला पॉइंट है। पेयर जो बनता है हम ऐसे ही तो बनाते हैं अपने ग्राफ पे, क्या बनाते हैं, सॉरी 0 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 0 6। अच्छा, और क्या है बेटा, 4, x का वैल्यू 4, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 के बाद क्या है वो 9, तो 9 किधर आएगा जी, यहाँ। तो यहाँ पे ऐसा करके मैं जो है अंदाजन मिलाना चाहिए मुझे यहाँ पर, सही है, ऐसा आसपास, है ना। मान लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का होगा चलेगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है सीधा मिला दो, ये तो मेरा पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। इस पॉइंट का नाम क्या बेटा, 4 9 है, x में 4, y में 9, एक लाइन ड्रा हो गया। और इधर ड्रा करने का कोई मतलब नहीं है, ड्रा हमेशा इधर होना चाहिए। कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, क्या पता फ्यूचर में इधर कट जाए कहीं पे, ये याद रखना है। इसको लिख दें 4 9, बाद में ध्यान रखना, लेकिन 4 9 है, 4 9, जरूरत पड़ेगा तो मिटा कर लिखेंगे, है ना। पहले से डालने से फिर दूसरा लाइन में कैचपेचा हो जाएगा, तो ऐसा कट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी मैंने इस इक्वेशन को कैसे चेंज किया दिख रहा है आप लोग को। इस इक्वेशन में मुझे जो है ना x2 का वैल्यू सेम, और ज़्यादा कोशिश करना x2 लिखने का, मुझे अच्छा लगता है इसलिए आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि मैं टीचर हूँ। तो मजाक में ये बात बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले आऊँ तो सब चीज़ प्लस में दिखेगा और अच्छा दिखेगा, इसमें गलतियाँ कम होती है, समझ आया। निगेटिव दिख रहा है तो सोच लेता है इंसान कि निगेटिव आंसर आएगा, अरे भोकवी बोलेंगे, उसमें आंसर जो है उल्टा पुल्टा कर डालोगे। उससे अच्छा क्या करना है, पॉजिटिव लेवल में रखो, ताकि आप नॉन नेगेटिव रिस्ट्रक्शन को इजीली फॉलो कर पाओ। ओके, तो ये इधर गया और ये इधर आया, तो x2 का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस में 4, सही है। इजली 0 रखा जा सकता है, वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव है और सही भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, x1 का वैल्यू 0 रखोगे तो x2 का वैल्यू कितना बनेगा। देखो ड्रा करना आसान है, हाँ बोलो। इसका वैल्यू 0, x1 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। ये बचपन में किया करते थे, भूलना नहीं। आपके
अगर सच में आप एमएससी वाले हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही सामान्य ज्ञान है कहा जाएगा, ठीक है। और भले आप लोग जो नेट सेट ना निकालो, लेकिन भाई आपका जो गणित का ज्ञान है वो समाज के लिए काम आएगा। जब टीचर बनोगे तो अच्छा पढ़ाओगे। बेवकूफ़ आदमी बेवकूफ़ से पढ़ाएगा, सिंपल सी बात है ना। और उसका बच्चा भी बेवकूफ़ बनेगा, सिंपल एकदम गारंटी के साथ है। देखो ना, अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों का ज्ञान अलग अलग रहता है। कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर रहते हैं, ज़बरदस्त टीचर रहते हैं, तो उनकी स्तर वैसे ही रहती है, समझ आया। ठीक, हम ये मान के चलते हैं थोड़ा सा। अब हर जगह तो लागू नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ, उसको मान लो कोई खंडन करना चाहे तो कर ले, हमारा क्या जाएगा, है ना, ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर मैं क्या रखूँ बेटा, 1 रख दूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, जैसा भी ड्रा करते बन जाए वैसे रख देंगे। अगर 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, 6, तो 1 रखा तो बन गया 6। 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, 8। 2 रखेंगे तो 4, 4 4 8, है ना। जैसा आपको ठीक लगे, ड्रा करते बन जाता है, करके हम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन को भी ड्रा कर दो यार। x1 का वैल्यू 0 इस लाइन को कहते हैं, याद रखना। जब मैंने x1 का वैल्यू 0 रखा तो क्या मिल रहा है मुझे, 4, है ना, ठीक है। फिर बेटा 1 रखता हूँ x1 का वैल्यू, तो 1 यहाँ है ना, तो मुझे क्या मिलता है, 6, है ना। ये वाला होगा, ये देखो, यदि x1 है ना, छोटा सा दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अंदाजा है, ठीक है। x1 का वैल्यू 1 तो x2 का वैल्यू 6। 2 रखेंगे बेटा x1 का वैल्यू, तो 2 रखा तो क्या मिलेगा, 8, दिखा, थोड़ा ऊपर हो गया। अब ठीक है, अंदाजा वाला है, मान लेंगे जाएगा सही करके, थोड़ा इधर आएगा। हो गया। इस बिंदु का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि अभी भी ये बाहर होने वाला है, थोड़ा सा कट गया ऐसे करके, ये अंदर में बनता है। फिजिबल रीजन किसे कहते हैं, जो सारे इंटरसेक्ट करके अंदर में रहे, ठीक है। चलो इस पर आते हैं, बताइए जरा। इजली x का वैल्यू, x1 का वैल्यू 0 रखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, ये बड़ा है, तो 4 तिया 12, 3 चौ 12, एक ही मतलब है। अब आप 1 रखना चाहो तो कर सकते हो। 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा 2, 12 से कितना हो जाएगा फिर, ओ हेलो, 10, ठीक है। 12 से 2 कम करोगे 10, 10/3, मज़ा नहीं आ रहा है। इंटीजर वैल्यू चाहिए जिससे हमारा काम बने, लाइन ड्रा करते बने, बाद में इंटरसेक्ट करने के बाद और चेक करेंगे। तो 10/3 थोड़ा दशमलव में आएगा, अच्छा नहीं लग रहा है। 2 रखोगे तो 4, 8 बचेगा, नहीं बन रहा है। 3 रखेंगे तो 6/3 मतलब 3, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो आएगा 2 तिया 6, 12 में 6 कम करेंगे तो 6, तो मैं 3 रखा तो मुझे 3 मिला, सॉरी 2 मिला, क्या मिला, 2 मिला, ठीक है, ये सही है। चलो बढ़िया है, तो इसको भी ड्रा करते हैं। x पक्का समझ आया, हाँ भैया, इतना समझदारी होना चाहिए, ठीक, रख के देख लो यार। अब हम इसको ड्रा करते हैं। x1 का वैल्यू तब कितना आ रहा है, फिर से 4 वाला, ठीक है, बिंदु है, यहीं से कहीं कटेगा कुछ, ठीक है। x1 का वैल्यू 0 तो x2 का वैल्यू 4, याद रखेंगे इसको, यही मिलाना है। जब x1 का वैल्यू 3 तो x2 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 2, ये वाला, हाँ जी, हाँ बोलो, ऐसा करके कहीं तो जाएगा, पक्का, हेलो, ठीक है।
जिस विद्यार्थी का बुद्धि अच्छा रहेगा वो फटफट इन सभी को ड्रा करते जाएगा, और यही हम बताना चाहते थे शुरू से। ठीक है, चलो अब ये तो 3 हो ही गए। x1 का जो वैल्यू है किधर लेना है, कितना लेना है, 15 यहाँ आएगा। x1 का वैल्यू 15, ये लाइन को बोलेंगे 15। ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे 15। कहीं कटेगा, बाप बहुत ऊपर कहीं तो कटेगा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, कटा। अब x2 का वैल्यू कितना, 3। इस लाइन को क्या कहते हैं, कौन सा लाइन है ये, x2 इक्वल टू 3 लाइन है, पता है ना ऐसा। जो y एक्सिस जिसे हम x2 कह रहे हैं, ये जो रहता है वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होते हैं। ठीक है, और x की जो वैल्यू होती है y एक्सिस के पैरेलल लाइन होते हैं। जैसे कि ये x इक्वल टू 1 लाइन है, x इक्वल टू 2 लाइन है, x इक्वल टू 15 लाइन है। बात समझ आ गया। इतना समझ आने के बाद इनको जो है फिजिबल रीजन कहा जाएगा। वो ऊपर में मान लो वीडियो नहीं आ रहा होगा तो मान लीजिएगा ऊपर में कहीं कटा है, कौन सा लाइन, ये लाइन ऐसे कटा है। ठीक है, आपस में सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में। यहाँ पर कहीं पे कटा है, यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है। ये जो रीजन है, क्योंकि इसमें सभी लाइन इंक्लूडेड हैं, 1 2 3 4 5 लाइन है ना, और ये पांचों लाइन जो है आपस में जो बना रहे हैं इसको कहेंगे हम लोग फिजिबल रीजन। और यहीं पे आंसर आएंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट देखना पड़ेगा, ये पॉइंट खोजना पड़ेगा, ये पॉइंट खोजना पड़ेगा, ये पॉइंट खोजना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, और 5 बिंदु में से 5 में से एक हल होगा, ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा बोलेंगे। कहाँ से मैं नाम देना चालू करूँ, ABCD, ये तो O नहीं बोलना है हमको। यहाँ पर मैं A बोलता हूँ। A के बारे में क्या जानकारी है आप बताइए तो ज़रा। A को क्या बोलते हैं बेटा, 0 4 A के बाद ये B, क्या है ये, B बोल देते हैं। तो B को क्या बोलोगे बताओ तो, 2 3, क्या है ये, 2 3। हम तो टिक लगाए थे जी, है ना, कहाँ लगाए हैं ये, 2 3। हाँ, ये इसमें हाँ, हम तो इसको ऐसे मिलाए थे ऐसे करके। ये वाला आपका 3 है, ये 2 3 नहीं है ना। वो क्या करना पड़ेगा, कौन सा लाइन काट रहा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर B को लिखते हैं, चलो बाद में हम निकालेंगे। ये B है बेटा, और ये C है, और ये D है, A B C D और यहाँ पर E। ठीक है, हाँ। तो अपन क्या करते हैं, A के बारे में पहले लिख देंगे, यहाँ पर थ्योरी के साथ लिखना। जैसे मैंने कहा था ना पिछले क्लास में, ये रीजन बना लिया, वहाँ बिंदु लिखने की मतलब जगह नहीं बन रहा है, हर बार किचकिचा नहीं करना है। वहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा आप बोलेंगे जो फिजिबल रीजन में पॉइंट दिख रहा है उन पॉइंट्स को क्या क्या कहा गया है। सेम थ्योरी जो मैंने पहले चिपकाया था वही थ्योरी लिखवाना। मैं बार बार थ्योरी लिखूंगा, समय लगेगा, वो काम नहीं करना है। तो ये जो है वी कैन सी दैट आवर पॉइंट्स, जो भी बोलना है थ्योरी के साथ बोलना। ए पॉइंट को क्या बोला, 0 4, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी को हम इंटरसेक्शन पॉइंट को फटाफट निकाल लेते हैं। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस लाइन को मुझे याद रखना है, कौन सा लाइन था बताइए जरा, लाइन कौन सा बेटा, अगर भूल गए तो बताना। ये वाला समीकरण 1 लाइन था, ये वाला समीकरण 2 लाइन था, और ये वाला समीकरण 3 लाइन था, याद है। यही समीकरण 3 लाइन था। तो समीकरण 3 लाइन किसको काट रहा है जी, वो जो है x2 इक्वल टू 3 वाले को काट रहा है। तो जब कोई दो समीकरण जो रेखाएं आपस में काटते हैं तो एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकालते हैं, आप इस वाले पे इसका मान को रख दो, तो जो आएगा वो प्रतिच्छेदी बिंदु है। समझ आया। ये लाइन पूरा क्या है, आप याद रखना, b का वैल्यू हमेशा यहाँ नहीं पता x का, लेकिन b का वैल्यू 3 ही रहेगा, ये गारंटी है क्योंकि लाइन है। समझ आया, ठीक।
अब तुमको a का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए वहाँ पर, तो इसी पे जाके रखना पड़ेगा या फिर यहाँ जाके रखना पड़ेगा। ये तीसरा वाले समीकरण को संतुष्ट करेगा वो, और जो आएगा वही आंसर है। इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका यही मतलब होता है। समझ पा रहे हो आप लोग? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़े हो? 4 साल नहीं पढ़े हो तब याद रहेगा, अब पढ़े हो तो भूल गए होंगे। अच्छा, गलत बात। ठीक, तो वहाँ रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे x1 चाहिए। x1 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सीधे सीधे रख ही डालो, ये 2x1 है ना, x1 और इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग? 12 माइनस में 3x2, और इस 2 को भी यहाँ नीचे ऐसे रखे होते तो x1 की जो वैल्यू आती है ना, आप क्या लिखे रहते? 12 माइनस में 3 है ना, ये 3 रखा ना, तो 9/2, 9/2 मतलब कितना आ रहा है? 3 यहाँ 3 बचेगा ना यार, 3/2 मेरे प्यारे बच्चों। 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.5। क्या लिख सकता हूँ मैं? 1.5। तो आप 1.5 बोलिए, वहाँ बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस पता चल गया, मैं 1.5 बोल दूंगा। ये फिर मेरा मन करेगा तो 3/2 बोल दूंगा। वहाँ अपना जद्दोजहद नहीं करना, मैं खोज के लिखूँ ऐसा नहीं, वो है अपने आप में बिंदु। आया बात समझ? वहाँ ऐसा टिक गोला लगाने की जरूरत नहीं। ओके, अब कौन सा बिंदु बेटा? सी वाला। तो सी वाले को क्या करें? सॉल्व करना चाहिए। तो मुझे फिर से आपसे ये जानकारी चाहिए था भैया, यहाँ इस बिंदु पर y की मान क्या होगी? y की मान 3 ही होगी बच्चों, ठीक है। वो जो है किस लाइन को काट रहा है, तुमको पता होना चाहिए कि ये दिख रहा है, ये x की वैल्यू ऑलरेडी लिखाया है वहाँ पर, वो कितना वाला लाइन है? 15 वाला लाइन है। बिना डरे लिखो फटाफट फटाफट, बड़ा क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन कितने नंबर में है? ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 नंबर। पहले जब सिलेबस था ना, वो 19 के बाद जो है सिलेबस 17-18 में बदला था। मैं एक बार चेक कर लूँगा ये किस टाइप का सिलेबस में था, हम देखेंगे, चेक करूँगा मैं, है ना, कहाँ पर था कैसा था करके। अगर मान लो ये क्वेश्चन जो है 17 के पहले आया होगा तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि हर यूनिट से 16 नंबर का आता था पहले क्वेश्चन। 16 पंचे 80, ऐसा। आप लोग का तो अब थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन क्या सिलेबस बदला है? नहीं, पैटर्न बदला है। क्वेश्चन तो वही चाहेंगे, अलग पढ़ना ही नहीं है, नंबर बस कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पूछते हैं कई लोग, नंबर सर अलग बदल, पैटर्न बदला है, नंबर नहीं बदला है। वो नंबर कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तुमको तो क्वेश्चन बनाना था अच्छे से, है ना, नंबर जो मिलना है मिलना था, मिलेगा। तो देख लीजिएगा। और ये प्रश्न बड़ा में था और पूरा बनाना था, मतलब 4 पेज में बनाना था, अच्छा खासा बनाना था। तो समय तो लेगा, और समय ज़्यादा लेगा मतलब ज़्यादा नंबर देगा, ये सिंपल सी बात है। तो आएगा तो बड़ा ही में आएगा, ठीक है। कितने नंबर का था सबसे बड़ा क्वेश्चन? 8 नंबर का ना, ठीक। 8 और 4, छोटा क्वेश्चन 4, फिर ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर का, एक नंबर, चलो ठीक। तो यहाँ लिख दो क्या? 15 और 3, इसको देखना है। अब ये कौन सा लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है? मैं आसानी से D पहले 15 बोलूँगा चुपचाप, ठीक है, और उस लाइन में रख दूंगा। उस लाइन मतलब बेटा कौन सा? ये वाला, है ना। मुझे x1 का वैल्यू उस लाइन में पता है 15, हाँ जी, यहाँ जाके रख दो x1 का वैल्यू 15। तो यहाँ देखते हैं, तो -3 गुणा 15, ठीक है, -3 गुणा 15 धन 4x1 बराबर में 24, ठीक। सब निगेटिव आएगा? नहीं, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? 4x1 इक्वल टू 24, और ये कितना होगा बेटा? 45, है ना, और ये जो है 24, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया 69/4, और किसकी वैल्यू? x2 की वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू? x2 की वैल्यू। तो लिख दो यहाँ पर D में दिख नहीं रहा होगा, 69/4 डिवाइड करके लिखना है, तो बिंदु में, पॉइंट में जो भी लिखना है लिख डालना। आगे बात समझ। फिर आप लोग को मैं भी क्लास वर्क दूंगा, उसको पूरा करना है। क्लास वर्क में क्या पूरा करना है? याद रखना है कि
आपको प्रश्न में मिनिमम सॉल्यूशन पूछा है तो आप जो है अब जाके सीधा इन बिंदुओं के मान को फट 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 रखना, जो छोटा मान रहेगा वही उत्तर है बोलेंगे। कैलकुलेशन आना चाहिए बच्चों, फुल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगा, फुल। अभी तो शुरुआत हुआ है केवल, है ना, जैसे एक दो लोग गंवारी कर रहे हैं, है ना। पेपर में नहीं बनाएंगे, मैं लिख के देता हूँ, जो अच्छा जानते हैं, जो टॉपर से टॉपर बच्चे हैं उनका गलती होता रहता है ना। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कर लूँगा हो जाएगा, ऐसा नहीं, मुझे हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है क्लास में, पूछना अपने सीनियर लोग से बात हो तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, भूल जाते हैं ना, रट के जा नहीं सकते पेपर में, तो जितना प्रैक्टिस होगा तभी तो कर पाओगे। तो चलिए, कौन सा बिंदु बेटा, ई के बारे में बताइए, कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, उन दो लाइन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है पहला लाइन है ना, पहला लाइन क्या था, माइनस में 3x1 प्लस में 4x2 इक्वल टू 24 लाइन, और दूसरा भी लाइन है वो क्या है, 2x1 माइनस में x2 इक्वल टू -4। कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकलते हैं, दोनों को हल करने से, आपस में विलोपन करने से, कुछ भी करेंगे तो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे यहाँ के मान, दोनों बिंदुएं जो भी आएंगी। तो इसको हल करने का क्या तरीका होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ 4 का गुणा कर दो, अब जोड़ दो, कौन गायब हो जाएगा, x2 गायब हो जाएगा। 4 का गुणा करूँगा तो ये तो बनेगा कितना, 8, 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, सही है, और ये गायब हो जाने वाला है। लेकिन इधर भी समझिएगा, 4 चौक 16 है ना, 24 और ऋण 16 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8, हाँ जी, तो आप लिख देंगे 8, ठीक है। देख लीजिए पक्का ना, x1 का वैल्यू 8/5, फिर से देख लो, 24 में 16 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 × 24 होता है, ठीक है, 8 का अंतर होता है, 8 फिर 16 फिर 24 ऐसे करके, ठीक। तो ये हमें मिला बिंदु x1 की वैल्यू 8/5। अब कोई भी समीकरण में आप रख लो, वो जो है या तो इसमें रखो या फिर इसमें रखो, x1 का वैल्यू को क्या आ जाएगा, x2 का वैल्यू आएगा। तो x2 का वैल्यू कहाँ से निकालना पसंद करोगे, यहाँ से ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, वहाँ ज़्यादा नंबर है कुछ, तो आप दूसरे वाले में रख दो और उसको हल करो। सिंपल हम विलोपन कर रहे हैं, दोनों समीकरण को हल कर रहे हैं, बोलना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये समीकरण है हमारा 2x1 माइनस में x2 इक्वल टू -4। इसी से मुझे क्या निकालना है, x2 की वैल्यू निकाल लेनी थी, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे हम लोग सीधा सीधा x2 की वैल्यू जी, ये दूसरा समीकरण ही तो है, तो सीधा मैं x2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना निकाले हो पता है ना, 2 × 8/5 + 4 x2 की वैल्यू होगी। तो आप सीधा बोल सकते हो 16/5 धन 4, 5 चौक 20, 20 और 16 36, ठीक है, 36/5। सबको दशमलव में लिखना है तो दशमलव में लिखिए, और ऐसे रखना है तो ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा हूँ मैं। तो ये जो है मैं वो कर दिया, और ये 36/5। अब आप सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, है ना, सॉल्यूशन, है ना, या फिर वैल्यू एट दिस पॉइंट, जो भी हमने थ्योरी लिख रखा हो पहले, या बुक में कहीं पे चिपकाया हो थ्योरी, कहीं से भी कुछ भी थ्योरी हल्का फुल्का लिख सकते हो, चलेगा। बिना थ्योरी के काम नहीं बनाना, क्योंकि आपको ज़्यादा नंबर पाना है, तो ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा था ना थ्योरी डालना है करके, लेकिन हर क्वेश्चन में थ्योरी यहाँ नहीं बनाना है, अपने कॉपी में हर बार थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम एक ऐसा आइडियल क्वेश्चन बना के रखो जिसमें थ्योरी याद रहे, बाकी जगह पर आपको थ्योरी अपने मन से लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप रोज़ घर में हर क्वेश्चन में आपको मैं 10 क्वेश्चन दूं और 10 क्वेश्चन में थ्योरी लिखते रहोगे तो समय लगेगा, उससे अच्छा क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन में थ्योरी, बाकी को अपने याद के लिए फटाफट सॉल्व करना है बस, ठीक। तो सॉल्यूशन जो करेंगे उसमें अपन यहाँ पर लिखते हैं बेटा पॉइंट्स, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, मिनिमम z, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे। अगर मैं a पर देखूँ तो a.04 है, इसका ये मतलब होगा, मेरे पास प्रश्न था, प्रश्न में ये था मिनिमम z ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको, उसमें था 2x1 प्लस में
5x2 था, है ना। इसी में जाके मुझे रखना है मानों को। अब बताओ जरा क्या आना चाहिए, 20। कितना आएगा बेटा, क्यों आएगा, इसमें जो है x1 का वैल्यू 0 आ गया, मिनिमम z का वैल्यू। जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। अभी और लिखेंगे, बी बिंदु पर कितना आ रहा है, कॉर्नर जो है ना, ये क्षेत्र है ना बेटा, इसको कहते हैं क्या, फिजिबल रीजन। और बुक में हमेशा इसको डार्क किया रहता है, तो क्या पेपर में आप कर पाओगे पेन से, नहीं, कचकचा हो जाएगा, इसलिए हल्का हल्का 1-2 कर देना बस, ठीक है, लगना चाहिए कि फिजिबल रीजन है करके। और नाम बताना भैया, यहाँ पर जो थ्योरी पुराना लिखे थे ना, वैसे ही पूरा हर बार थ्योरी लिखना। फिजिबल रीजन जो है क्या है, वो ABCDE है, ऐसे करके ये क्षेत्र है, रीजन है। फिर यहाँ आप रखो 3/2 और 3, आंसर मुझे बताइए C। और यहाँ पर क्या रखना है आपको, 15 और 3 रखना है। और यहाँ पर D में क्या रखना है आपको, 15 और ये 69/4 रखना है, आंसर बताइए। और D के बाद जो है E में कितना आता है वो आंसर बताइए, है ना। E को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आंसर सबसे छोटा होगा वही जो है माना जाएगा उत्तर के रूप में। तो E में क्या था, बिंदु 8/5 और 36/5। और आंसर बताओ मुझे, जो है वही बताना। करने के बाद जो है जो आ रहा है वो मुझे बताना। यहाँ पर कितना आएगा, 18 आ रहा है। 18 कैसे आया देख सकते हैं हम लोग। 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना बेटा, x1 का वैल्यू है 3/2 प्लस में 5 इंटू x2 का वैल्यू कितना रखना है आपको, 3। अब जब इसको हल करोगे 2 कट गया, ऊपर में 3 है ना, 3 और यहाँ पर 5 या 15 और ये जो है 3 मिला के होता है 18। सिंपल सी बात है ना। मुझे नहीं लगा समय, तो आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो बोलते हुए पढ़ाते हुए ये काम कर रहा हूँ। तो सोचो ज़रा, जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में था तो मेरा कितना काम फास्ट रहा होगा, ठीक है। चलो फिर अब जो है C, वहाँ पे क्या रखना बेटा, 15 रखना है एक जगह, ठीक है, x1 की जगह, सॉरी। और 5 इंटू 3 कितना आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, 30 और 15 45 आएगा, तो 45 लिख देंगे फट से, ठीक। इस वाले में जाते हैं फिर से, आपका क्या है, x1 का वैल्यू 15, ठीक है, और यहाँ पर 5 इंटू 69/4, इसको अपन करेंगे तो एक आ रहा है 30, ठीक है। और आप इसको देखोगे तो आप ये मान सकते हो, क्या मान सकते हो, लगभग 70 के आसपास। तो 70 का जो है 4 से भाग दे सकते हो, 70 को नहीं दे सकते, मान लो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, या फिर जो भी गुणा करोगे, इतना तो है कि 30 प्लस में जो है ना बहुत बड़ा राशि बनने वाला है। मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ, ये जो है उसको भाग देता हूँ, 5 गुणा क्या लिख देना चाहिए, ये जो है अगर मैं भाग दूँ इसको 4 से, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 2 दिखा, फिर आप 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 17 गुणा 17 दशमलव कुछ रहेगा, लेकिन 17 पंछे कहने से बहुत बड़ा होता है, समझ आया। तो आप जो है जितना आया था वो बताइए कितना आ रहा है, लगभग कितना जी, 86 पॉइंट समथिंग जो भी था, ठीक है। कहाँ पर आया, डी पर, +30 भी होगा, ये देख भाई, 17 पंछे 80 के आसपास ऊपर दशमलव में आएगा, और प्लस में 30 भी तो होगा, समझ आया ना। हाँ, तो बहुत बड़ा है वो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, उसको भी लिख लेंगे, तो ये भी बड़ा आएगा, क्या चेक कर लो कितना आया जी, ये वाला कितना है बेटा, 39.2, 39 जो भी है, प्लस में जो भी लिखना आप लोग। तो ये बात समझ आ रहा है, वो तो 1-2 टर्म से समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है करके, तो हम जो है वो अंदाज़न कई बार जो है हम काम करते हैं, फिर बाद में जो है समय बच जाता है पेपर में, तो हम एग्जैक्ट लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन आंसर है समझ आ जाता है कि क्या है करके। कौन है बेटा, ये है ना, ये क्या है, मिनिमम, और भी फिजिबल रीजन के अंदर है। और अंत में क्या करते हैं, हेंस आवर ऑप्टिमम मिनिमम सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमम कहने का मतलब उचित है, ऐसा है ना। ऑप्टिमिलिटी का क्या मतलब है, जो उचित है, जो आना चाहिए था वो उचित। ऑप्टिमम का मतलब सबसे बड़ा नहीं, सबसे ज़्यादा उचित, है ना, समझ आया, ठीक।
और फिजिबल रीजन मतलब ग्राह्य क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जिसमें ग्रहण किया जाए, जो मान्य हो, उसको क्या कहते हैं, ग्राह्य क्षेत्र है, वो जो है वहाँ पर आंसर को सही माना जाता है। ठीक है, वहीं पे आंसर आना चाहिए था। यहाँ क्या आएगा मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ क्या आएगा मुझे कोई मतलब नहीं, बाहर क्या आएगा मुझे कोई मतलब नहीं, उसके अंदर के कॉर्नर में आंसर देखने होते हैं। ठीक है, हमेशा कहाँ पर, कॉर्नर। कॉर्नर या तो टॉप लेके जाता है या तो डाउन लेके जाता है, समझ आया। ठीक है, अगल बगल इधर उधर, और वही जो है आंसर को बदलता है। और बीच वाला में थोड़ा सा अलग रहेगा, हल्का सा, हमेशा उधर से बड़ा छोटा जो भी है, मिनिमम सबसे ज़्यादा मिनिमम वहीं पे होगा, बाकी जगह पे नहीं होगा। ठीक है, या तो उसे मैक्सिमम ही पाया जाएगा, मान के चलते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, है ना, बी पॉइंट, है ना। तो इस प्रकार से आप आंसर को पूरा लिखेंगे। क्या मैं समझा पाया, पक्का। हाँ, तो क्लियर रखना ये बात, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ूं, हम जो है 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ट्राई करना है। और देखिएगा 17 में ही क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे बच्चे मान लो क्वेश्चन पेपर रखे हों जो ऑनलाइन वाले हैं, 17 में इतने सारे क्वेश्चन कैसे पूछ दे करके, तो गलती से प्रश्न पत्र को निरस्त किया गया था बाद में। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न कितने यूनिट से पूछे गए थे, केवल पहला और दूसरा यूनिट से प्रश्न पूछे गए थे, ना तो तीसरा यूनिट से क्वेश्चन आया, ना चौथा से आया, ना 5वां से आया, तो इसलिए पेपर बाद में दोबारा हुआ। ठीक है, ओके, बात समझे आप। आगे बढ़ते हैं। और वही पैटर्न में नहीं था क्वेश्चन, पैटर्न में हमारा क्या था, 17 वाला में डेफिनेशन आएगा 10 ठो, बी सेक्शन में, ए सेक्शन में पूरा ऑब्जेक्टिव आएगा 20 ठो, है ना। और सी सेक्शन में क्या आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा 2.5 नंबर का, ऐसा था, 10 ठो क्वेश्चन था उसमें भी। और बड़ा सेक्शन में 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, जो कि 5 क्वेश्चन होता था। ये सन 2017 से लेकर जो है ये 24 तक का सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। 25 से सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव ए सेक्शन, बी सेक्शन 4 नंबर का क्वेश्चन, और सीधा सी सेक्शन, बीच का सेक्शन हटा दिया गया, डेफिनेशन का रोल नहीं रहा फिर। ठीक है, चलो अब ये 2 क्वेश्चंस जरूर आप सभी बना के आएंगे, और आंसर चेक कराना, सब लोग पहले मिलाना। ठीक है।